नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 35 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती है। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आज इनकी कुंडली का विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण की वीडियो के ऊपर और इनके कुछ प्रश्नों को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। वैवाहिक जीवन, ससुराल पक्ष, धन, प्रॉपर्टी, वाहन, इसको लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं और इसका डिटेल्ड आंसर हम आखिर में देंगे इन्हें। लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ हो रही है 4 नंबर से। 4 नंबर यानी कि इस जातिका की कुंडली बन जाती है कर्क लग्न की और चंद्रमा देखें तो तुला राशि में जाकर के विराजमान है। यानी कि यहां पर कुंडली बन जाती है इनकी कर्क लग्न और तुला राशि की। कर्क लग्न यानी कि चंद्रमा के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। लग्न का मान देखें तो यहां पर लग्न का मान 4 डिग्री का है, तो लग्न बहुत ज्यादा बलवान नहीं माना जाएगा। लग्नेश है चंद्रमा। कर्क लग्न वाले जातक के स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर ऐसे लोग सभ्य स्वभाव के होते हैं, भावना प्रधान होते हैं और मेहनत करने के बाद लाइफ में बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ये बात बार बार मैं कहता हूं कि इस कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह मंगल बनते हैं, तो ऐसे लोग यदि मेहनत करें, फोकस के साथ मेहनत करें तो जीवन में ऊंचाइयां छू सकते हैं। लग्नेश चंद्रमा को देखें तो कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर के बैठे हुए हैं शनि और केतु के साथ। देखिए, लग्नेश है चंद्रमा सुख भाव में जाकर के बैठे, लेकिन एक नहीं बल्कि दो पापक ग्रह के साथ, और राहु की भी दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। देखिए, शनि के साथ, केतु के साथ और राहु की भी पूर्ण दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। तो यहां पर जो लग्नेश है चंद्रमा वो पीड़ित नजर आ रहे हैं। चंद्रमा मन को भी दर्शाता है, तो मन भी यहां पर व्यक्ति का अशांत नजर आ रहा है। लग्न यानी शरीर और चंद्रमा यानी मन। कर्क लग्न वालों के लिए चंद्रमा ही चूंकि लग्नेश बन जाते हैं तो चंद्रमा की जो इंपॉर्टेंस होती है इनके लिए बहुत ज्यादा हो जाती है। देखा जाए यहां पर कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा 18 डिग्री का है। शुक्र की राशि में ये बैठे हुए तात्कालिक मैत्री में नहीं है शुक्र के साथ, तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे जाएंगे। और यहां पर केतु के साथ बैठ करके ग्रहण दोष, शनि के साथ बैठ करके चंद्रमा विष दोष बना रहे हैं। विष दोष और ग्रहण दोष, ये दोनों ही दोष व्यक्ति के मन को पीड़ित करने वाला होता है, मन को अशांत करने वाला होता है। और चंद्रमा आपके लग्नेश है यानी कि शरीर भाव के स्वामी ग्रह है, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया नहीं है। सुख के स्थान में ये दोष होना कहीं ना कहीं सुखों में कमी लाता है, घर में कलह की स्थिति को दर्शाता है। ये शनि यहां पर देखें, इस कुंडली में शनि सप्तमेश है और अष्टमेश है, यानी कि मारक ग्रह है शनि। अब मार्के शनि जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ गए, उच्च की राशि में शनि यहां पर बैठे हुए हैं। और देखिए, अष्टमेश भी है शनि और सप्तमेश भी है जाकर के चतुर्थ भाव में उच्च के होकर के शश महापुरुष योग बना करके यहां पर शनिदेव विराजमान हो गए। देखिए, यदि इस कुंडली में शनि कारक होते तब तो ये शश महापुरुष योग बहुत जबरदस्त लाभ देता, लेकिन यहां पर हम इसे बहुत अच्छा नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं यहां पर बैठा हुआ शनि माता को कष्ट दे सकता है, माता को कोई ना कोई रोग दे सकता है। शनि का यहां पर उच्च का होना प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में आपको लाभ दिलवाने वाला होगा। प्रॉपर्टी के सुखों के लिए ये अच्छा है। प्रॉपर्टी और नौकर चाकर संबंधित सुखों के लिए शनि का चतुर्थ भाव में बैठना बढ़िया माना जाता है। 29 डिग्री के शनि है यहां पर। शनि मृत अवस्था का है, वक्री भी है शनि, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, सुख में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। इस भाव से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलता रहेगा। बलाबल बहुत ज्यादा नहीं है शनि के पास, 29 डिग्री के शनि हैं, मृत अवस्था के माने जाएंगे। दृष्टि डालेंगे कुंडली के छठे भाव के ऊपर
रोग से बचाएंगे, शत्रुओं से बचाएंगे। ये बढ़िया स्थिति है। शनि की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि है और शनि कारक नहीं है इस कुंडली में, तो करियर में कहीं ना कहीं परेशानी ये देने वाले हो सकते हैं। और शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो व्यक्तित्व में जो निखार आना चाहिए उसमें कमी कर देंगे और कहीं ना कहीं आपके बनते हुए कार्यों को भी विलंबित करने का कार्य शनि करने वाले हैं। देखिए तो शनि लग्न और लग्नेश दोनों को ही प्रभावित कर रहा है, ये बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते कुंडली के अनुसार। केतु को यहां पर देखें, 23 डिग्री का केतु भी यहां पर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ। शनि केतु की युति यहां पर श्रापित दोष का निर्माण भी कर देती है। शनि केतु यहां पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो चतुर्थ भाव है, फिर से वही बोलूंगा, डैमेज्ड नजर आ रहा है। चतुर्थ भाव होता है सुखों का, मकान का सुख, वाहन का सुख, माता से संबंधित सुख, इन सभी चीजों में परेशानी नजर आ रही है। घर में कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। केतु भी यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं माता को स्वास्थ्य की परेशानी, कलह की स्थिति देने वाले होंगे। दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति, दसम भाव के ऊपर करियर में परेशानी और 12वें भाव के ऊपर दृष्टि कहीं ना कहीं धन का फिजूल खर्च या धन का व्यय दर्शा रहे हैं। तो 4th हाउस यहां पर थोड़ा डैमेज्ड नजर आ रहा है। गुरु के ऊपर चलते हैं। 23 डिग्री का गुरु कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव होता है विवाह का, सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का। यहां पर गुरु विराजमान है, 23 डिग्री का गुरु है और नीच की राशि में गुरु यहां पर विराजमान है। देखा जाए तो गुरु 5 डिग्री तक ही नीच के माने जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, गुरु 5 डिग्री के ही नीच के माने जाते हैं। उससे ऊपर जाने पर गुरु नीच की राशि में तो होते हैं लेकिन नीच के नहीं रह जाते हैं। ये यहां पर देखा जाए गुरु नीच की राशि में है, क्या इनकी नीचता भंग हो रही है या फिर नहीं? तो बिल्कुल यहां पर जो गुरु की नीचता है वो भंग हो जाएगी, क्योंकि गुरु चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं और चंद्रमा केंद्र में विराजमान है। इस सूत्र को लगाने के बाद गुरु की नीचता भंग मानी जाएगी। तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बचाव मौजूद है। देखिए, नीच भंग हो जाना या नीच भंग राजयोग का बन जाना बहुत जबरदस्त ये हम नहीं कह सकते। नीच भंग का मतलब होता है कि मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद उस क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। गुरु यहां पर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, भावनाश भी करेंगे। सप्तम भाव में गुरु भावनाश भी करेंगे तो वैवाहिक जीवन में ये परेशानी देंगे। एक तो नीच की राशि में और ऊपर से भावनाश करने वाले गुरु, तो वैवाहिक जीवन में यहां पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही है। मतभेद की स्थिति देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर अच्छे नहीं होंगे, लेकिन मतभेद की स्थिति यहां पर साफ साफ नजर आ रही है। बलाबल गुरु के पास 50% के आसपास नजर आ रहा है। कुमार अवस्था के गुरु यहां पर विराजमान है। देखा जाए गुरु इस कुंडली में कौन है? षष्ठेश है और वो भाग्येश भी है। भाग्येश गुरु जाकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन नीच की राशि में बैठ गए तो भाग्य संबंधित भी जो परिणाम है उसमें कमी आ जाएगी, उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, मेहनत के बाद लाभ देंगे। दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को ये थोड़ा बेहतर बनाने वाला होगा, क्योंकि उच्च की दृष्टि है, गुरु कारक है। नीच का जरूर है लेकिन नीचता भंग हो रही है, तो यहां पर इनकी दृष्टि शुभ मानी जाएगी। और गुरु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, साहस पराक्रम को ये बढ़ाने वाला होगा। तो यहां पर गुरु को थोड़ा और बेहतर करके आप इससे जुड़े प्रभावों में वृद्धि कर सकते हैं, इससे जुड़े लाभ को आप उठा सकती हैं। चलते हैं कुंडली के दसम भाव की तरफ। शुक्र और राहु यहां पर विराजमान है। डिग्री वाइज इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। 1 डिग्री का शुक्र है तो 23 डिग्री का यहां पर राहु है। डिग्री में 23 डिग्री का फर्क यहां पर नजर आ रहा है। तो युति बनाते हुए भी यहां पर इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा फर्क है, तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। नहीं तो शुक्र और राहु की युति बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 1 डिग्री का शुक्र है यहां पर। शुक्र देखा जाए इस कुंडली में तो एक समग्रह है, वो सुखेश है और वो लाभेश है। जाकर के दसम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, प्लेसमेंट अच्छी है शुक्र की, तात्कालिक मैत्री में है मंगल के साथ यहां पर शुक्र, तो कहीं ना कहीं मेहनत के बाद करियर वगैरह में शुक्र आपको लाभ देने वाले होंगे। 1 डिग्री का शुक्र है, बाल अवस्था का है, दृष्टि डालेगा कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, सुखों में वृद्धि कर देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। अपनी दशा अंतरदशा में आपके सुखों में ये वृद्धि कर देगा और आपके लाभ में भी ये थोड़ी वृद्धि करने वाले होंगे।
राहु को देख लेते हैं। 23 डिग्री का राहु है, दसम भाव में बैठा हुआ है। दसम भाव में राहु अच्छा रिजल्ट देता है यदि कर्मेश यानी कि जो दसम भाव के स्वामी ग्रह हैं वो कहीं अच्छी जगह प्लेस्ड हों। अब यहां पर राहु मंगल के घर में बैठे और मंगल 12वें भाव में जाकर के शत्रु राशि में अस्त के होकर के 0 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, तो ये राहु सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएगा। सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट ये राहु नहीं दे पाएगा। कहीं ना कहीं करियर को लेकर के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी जो कि धन और वाणी का होता है, उसमें परेशानी खड़ी करेंगे। तो अपने वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल रखना चाहिए और धन का व्यय भी सोच समझ के आपको करना चाहिए। राहु की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर सुख भाव के ऊपर पड़ेगी, फिर से कहीं ना कहीं कलह की स्थिति आपके मन को परेशान करेंगे क्योंकि चंद्रमा को प्रभावित करेगा राहु। और कुंडली के छठे भाव के ऊपर राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये नीच की दृष्टि है। इसकी दशांत दशा में ये आपके स्वास्थ्य को डैमेज कर सकता है, स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत परेशानी दे सकता है। कहीं ना कहीं छिपे हुए शत्रु भी राहु देता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बल राहु के पास देखा जाए तो 50% के आसपास माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के लाभ स्थान की तरफ। सूर्य और बुध यहां पर युति बना करके बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध की युति को हम आमतौर पर बुधादित्य योग का नाम देते हैं। हालांकि इस कुंडली में बुध कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है। सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य 16 डिग्री के साथ शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, तात्कालिक मैत्री में है शुक्र के साथ, तो बहुत खराब रिजल्ट नहीं दे जाएंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। सूर्य धनेश है, यहां पर जाकर के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। देखा जाए यहां पर सूर्य महाधनी योग बना रहे हैं, तो धन के लिए सूर्य का यहां पर बैठना बढ़िया है। लाभ अर्जित करने के लिए, मान सम्मान अर्जित करने के लिए सूर्य का लाभ स्थान में बैठना बढ़िया माना जाएगा। बलाबल भी सूर्य के पास बढ़िया है। दृष्टि पड़ेगी सूर्य की पंचम भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं शिक्षा वगैरह में भी ये आपको लाभ पहुंचाने वाले होंगे। बुध को देख लेते हैं। 9 डिग्री का बुध है, यहां पर अस्त का है, लेकिन कई बार बताया कि बुध अस्त होने के बावजूद भी काफी हद तक रिजल्ट्स दे पाते हैं। दृष्टि का प्रभाव कमजोर जरूर होता है, लेकिन जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स ये दे जाते हैं। देखिए, तृतीयेश है बुध और द्वादशेश भी है, यानी कि मारक ग्रह है इस कुंडली में बुध। लाभ स्थान में यहां पर बुध बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ तो करवाएंगे, लेकिन मेहनत के बाद, मेहनत और दौड़ भाग के बाद लाभ आपको ये बुध जरूर देगा, 100% देगा। तो मेहनत करिए, यदि बुध की दशा चलती है मेहनत करिए, आपको लाभ देखने को मिलेगा। मंगल को देख लेते हैं। 12वें स्थान में मंगल बैठा हुआ है। कर्क लग्न की कुंडली में मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मंगल योग कारक ग्रह होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है इस कुंडली में मंगल, और 12वें घर में मंगल का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। यहां पर देखा जाए पंचमेश है मंगल और कर्मेश भी है मंगल, यानी कि पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव, रोमांस, ये हम पंचम भाव से देखते हैं, और करियर, प्रोफेशन दसम भाव से देखते हैं। इसके स्वामी ग्रह मंगल बने, जाकर के मंगल शत्रु की राशि में 12वें भाव में बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं यहां पर बैठा हुआ मंगल या तो शिक्षा बाहर करवाने वाला है या तो शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने वाला होगा। दो में से कोई एक बात जरूर होगी कि या तो व्यक्ति शिक्षा बाहर ग्रहण करे, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के ग्रहण करे, या तो शिक्षा में व्यवधान निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। करियर में भी यहां पर मंगल कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। करियर में भी यहां पर मंगल का बैठना 12वें भाव में बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। 0 डिग्री का मंगल है, अस्त का है, बलाबल बहुत कम हो जाएगा मंगल के पास, और दृष्टि का जो बल है वो ना के बराबर माना जाएगा। मंगल अस्त के हैं तो मांगलिक होने का दोष यहां पर नहीं लगेगा। चलिए, आपकी कुंडली में एक और योग बन रहा है, वो है गुरु और चंद्रमा को आप ध्यान से देखिए। गुरु और चंद्रमा केंद्र में विराजमान है, एक दूसरे से केंद्र में विराजमान है। इसको हम गज केसरी योग का भी नाम देते हैं। तो यहां पर गज केसरी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। ये धन के लिए बहुत अच्छा योग होता है, नेम फेम के लिए अच्छा योग होता है। हालांकि यहां पर चंद्रमा भी पीड़ित है और गुरु भी यहां पर नीच की राशि में है, तो सर्वश्रेष्ठ तो नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि गज केसरी योग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो चंद्रमा या गुरु की दशा अंतर्दशा में आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा, खास करके धन से जुड़े चीजों में। चलिए,
दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। दशा फिलहाल आपको शनि की चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, जो कि आपको 5 नवंबर 2021 तक रहने वाली है। और शनि की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है फिलहाल, जो कि 5 नवंबर 2021 तक रहने वाली है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ समय तो नहीं रहा है, क्योंकि शनि मारक ग्रह होते हैं इस कुंडली में, और उच्च का जरूर नजर आ रहा है, लेकिन मारक ग्रह का उच्च का होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहां पर परेशानी ज्यादा दिया शनि ने आपको। इसके बाद बुध की महादशा 2021 में आपको आएगी नवंबर में। बुध भी मारक ग्रह हैं, लेकिन मेहनत के बाद मैंने आपको बताया कि बुध आपको लाभ देने वाले हैं। तो मेहनत करिए, थोड़ी दौड़ भाग करिए और जीवन में लाभ अर्जित करिए। प्रश्नों को ले लेते हैं। इन्होंने वैवाहिक जीवन और ससुराल वालों से परेशानी, ये बताया है कि वैवाहिक जीवन और ससुराल वालों से थोड़ी परेशानी चल रही है, यानी कि इन दोनों ही चीजों में थोड़ी परेशानी और संघर्ष का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। देखिए, बहुत ही क्लियर है आपकी कुंडली में। देखिए, विवाह की बात हम पहले करते हैं। सप्तम भाव विवाह का होता है और गुरु आपके पति को दर्शाते हैं। यहां पर गुरु नीच का है, नीच भंग जरूर हो रहा है, लेकिन वो एक ऑप्शन है, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, वो एक ऑप्शन है। और गुरु यहां पर भाव नाश कर रहे हैं सप्तम भाव में, तो मतभेद की स्थिति यहां पर नजर आ रही है वैवाहिक जीवन में। जो सप्तमेश है शनि, वो शापित दोष और विष दोष बना रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी तो निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। अब ससुराल की बात करते हैं, तो ससुराल कुंडली के अष्टम भाव से हम देखते हैं। अब अष्टमेश यहां पर शनि बनता है, और शनि यहां पर शापित दोष और विष दोष, फिर से वही कहानी। तो यहां पर विवाह और ससुराल से जो परेशानी है, उसके पीछे का कारण आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में दिख रहा है बनता हुआ, और इस वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद इन्होंने पूछा है धन संबंधी समाधान बताएं। देखिए, आपकी कुंडली में धन को लेकर के कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। आप चाहें तो धन अर्जित कर सकती हैं, लाभ अर्जित कर सकती हैं। फिर भी कोई परेशानी आ रही है तो शुक्र को थोड़ा बेहतर कर लीजिए। आपकी कुंडली धन के मामले में बढ़िया है, कोई ये नहीं कह सकता है कि आपकी कुंडली धन के मामले में बुरी है। धन आप अच्छा अर्जित कर सकती हैं, महाधनी योग सूर्य बना दे रहे हैं। थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा प्रयास करिए। बुध की दशा में आपको धन से जुड़ा हुआ लाभ जरूर होगा यदि आप मेहनत करती हैं तो। घर, प्रॉपर्टी और वाहन के योग अगला प्रश्न है इनका। देखिए, घर, प्रॉपर्टी और वाहन, ये तीनों के तीनों हम कुंडली के चतुर्थ भाव से देखते हैं, और यहां पर विष दोष, शापित दोष, इन सब का बनना इससे जुड़े सुख में भी आपको परेशानी देगा, विलंब देगा, या सही से आप इन चीजों को भोग नहीं पाएंगी। होने के बाद भी हो सकता है कि सही चीजों से आप इसका इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन ये चीजें मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपके पास हो जाएगी, क्योंकि शनि यहां पर उच्च के हैं। तो मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया है। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव के ऊपर, तो शुक्र को थोड़ा बेहतर करेंगे तो धन भी आएगा, सुखों में भी वृद्धि होगी, और घर, प्रॉपर्टी और वाहन, इसके योग भी बढ़िया बन जाएंगे आपकी कुंडली में। तो उपाय करना जरूरी है। अगला प्रश्न है इनका, लाइफ में बहुत परेशानी आती रहती है। देखिए, निश्चित रूप से शनि की महादशा काफी लंबे समय से आपको चल रही है, जो कि 2021 में खत्म होने वाली है आपको। तो शनि की स्थिति यहां पर, जो शनि इतने सारे दोष बन रहे हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में, तो परेशानी तो साफ साफ यहां पर नजर आ रही है आपकी कुंडली में। तो मैं यही कहूंगा कि उपाय कर लें, और आने वाले समय में मेहनत जरूर होगी, लेकिन आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। बुध की महादशा में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैठे बिठाए सब मिल जाएगा, लेकिन मेहनत करेंगी तो आपको बहुत बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। उपाय के बारे में जानना चाहती हैं, आखिर में मैं उपाय के ऊपर भी चलूंगा, लेकिन नवमांश कुंडली भी इनके मेरे समक्ष है और उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। नवमांश कुंडली आपकी बन जाती है यहां पर सिंह लग्न की, और राहु केतु कहीं ना कहीं वहां पर भी गड़बड़ है। वहां पर राहु भी नीच का है और केतु भी नीच का है। वहां पर राहु आपके 4th हाउस में बैठे हुए, यानी कि आपका चतुर्थ भाव जो सुख का स्थान होता है वो यहां भी डैमेज्ड है, और आपके नवमांश कुंडली में भी डैमेज्ड है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है सुखों के लिए। कलह की स्थिति, झगड़े साफ साफ नजर आ रहे हैं। करियर भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केतु नीच का जाकर के 10वें भाव में बैठा हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो मंगल शुक्र की राशि में ठीक ठाक बैठा हुआ है, गुरु उच्च का बैठा हुआ है। ये बढ़िया स्थिति है विवाह के लिए। कहीं ना कहीं ये सबसे पॉजिटिव बात है आपके नवमांश कुंडली की, कि गुरु वहां पर उच्च की राशि में जाकर के बैठा हुआ है।
तो गुरु आपको लाभ दे रहे हैं। यहां पर गुरु नीच का जरूर नजर आ रहा है, लेकिन बलाबल देखा जाए तो गुरु के पास अच्छा है। उच्च का गुरु D9 चार्ट में बैठा हुआ है, तो ये विवाह के लिए प्लस पॉइंट है। शुक्र वर्गोत्तमी है, राशि वाइज इसी राशि में बैठे हुए मेष राशि का ही शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र और मंगल के बीच में वहां राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी ठीक है आपके लिए। चंद्रमा की स्थिति ठीक नजर आ रही है। सूर्य लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कि वो भी भाव वाइज वर्गोत्तमी है, धन के लिए बढ़िया स्थिति है। बुध वहां पर नीच की राशि में बैठा हुआ, ये एक छोटा सा वीक पॉइंट बन जाता है और आपके नवमांश कुंडली के लिए, क्योंकि बुध की महादशा आपको आने वाली है, तो मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि नीच का हो गया तो बिल्कुल लाभ नहीं देगा, मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा, तब आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। पहला उपाय है आपके लिए नित्य हनुमान चालीसा का आपको 3 बार पाठ करना चाहिए। हर मंगलवार एवं शनिवार हनुमान जी के दर्शन करें मंदिर जाकर के। विष दोष एवं ग्रहण दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको करवा लेनी चाहिए। हर सोमवार एवं शनिवार शिवलिंग पर अभिषेक करेंगी महामृत्युंजय मंत्र से। अगला उपाय है आपके लिए बुद्ध की महादशा में ओम बुम बुद्धाय नमः, ये बुद्ध का मंत्र है। इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप आपको नित्य करना चाहिए, और नित्य शिव चालीसा और गुरु के मंत्रों का भी जाप यदि आप करती हैं तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। गुरु का मंत्र है ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। एक बात आपको बता दूं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया विष दोष एवं ग्रहण दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा, यदि आप ये करवा लेती हैं बहुत लाभ मिलेगा। अपने आसपास किसी ब्राह्मण से बात करके आप इस दोष का निवारण करवा लीजिए। कहीं ना कहीं जो सुखों में कमी आ रही है, जो परेशानी आ रही है, वो दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ यदि आप सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर अभिषेक करती हैं, तब तो आपको और भी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 35 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।